फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द नवोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत बड़ी खुशखबरी। आज फाइनली यूपी पुलिस की एक बहुत बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन हमें मिल चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल चुका है। तो दोस्तों तो ये आपके लिए एक बेहद सुखद खबर है कि अब उत्तर प्रदेश में भी आपको नौकरियों की भरमार मिलेगी। और हमारे जो युवा साथी, युवा भाई अभी तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें पुलिस की वैकेंसी का बेसब्री से इंतज़ार था, उनका इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि लग जाइए, आप लोग इस भर्ती में जी जान लगा दीजिए और अपनी एक नौकरी पक्की कीजिए। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं आपको आज का ऑफिशियल नोटिस कि इसमें कौन सी तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, कब तक भरे जाएंगे, तमाम जानकारी आज हम आपको लेकर आए हैं। और इन सभी के साथ आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए आज का हम ये नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन आया है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल की ये अपनी सीधी भर्ती है 2023 की। तो इसमें कितनी भर्ती है चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर बैंड 5200 20,200 ग्रेड पे 2000 नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रुपये 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आरक्षी नागरिक पुलिस, चलिए देखिए कितने पद हैं, कौन कौन से। अनारक्षित यानी हमारे सामान्य के पद हैं, जनरल पद हैं कितने 24,102 पद। और EWS के पद हैं हमारे 6,024। ठीक है, कितने हैं 6,024। अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं 16,264 और अनुसूचित जाति यानी SC के लिए ये हैं हमारे 12,650, ये OBC। और ST के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204। इस प्रकार से कुल मिला के हमारे पद होते हैं 60,244। ये बहुत बड़ा नंबर है। अभी तक इतनी वैकेंसी यूपी पुलिस में हमें देखने को नहीं मिली है। चलिए तो ये बहुत ही सुखद खबर है। चलिए आगे क्या है। आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। मतलब इसमें पुरुष और महिला दोनों लोग अप्लाई कर सकते। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कर सकते। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्या है, आवेदन। अभी ये हमारा फॉर्म कब भरा जाना है ये उसकी बात उन्होंने बताई यहाँ पे। ये कह रहे हैं ऑनलाइन आवेदन होगा हमारा। शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि यानी आवेदन करने की और फीस भरने की जो तिथि है वो हमारा 27 दिसंबर 27/12 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और कब तक भरे जाएंगे फॉर्म 16 जनवरी 2024। ठीक है, तो आपको करीब 20 दिन का ही इसमें समय मिलेगा। तो दोस्तों अब आप सब लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें और जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरें, क्योंकि इसमें फिर बाद में सर्वर वाली प्रॉब्लम भी आती है। ठीक है, और जो शुल्क जब समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, ठीक है, ये हमारी यानी आपने ऑनलाइन कर दिया और फीस आपकी बकाया है तो आप वो 18 जनवरी तक भी भर सकते हैं। और आपके अगर एप्लीकेशन में कोई त्रुटि हो गई है तो आप उसे संशोधित भी कर सकते हैं। ठीक है, 18 तारीख तक। चलिए आगे कह रहे हैं, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क आपको कितना लगेगा
400 रुपये आपको इसमें फॉर्म भरने की फ़ीस रहेगी, ठीक है, 400 निर्धारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट। अब ये कह रहा है इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी, भारत का नागरिक हो, ठीक है, तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, ठीक है। ये आपकी कुछ एलिजिबिलिटीज़ दी गई हैं, आगे देखते हैं हम और क्या है हमारा, ठीक। शैक्षिक कहते हैं, यानी हमारी जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है उसमें से क्या रहेगी। ये कह रहा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है, ठीक है। यानी आपको 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य निर्धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंकतालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। ये कह रहे जो अभी 12th में यानी इंटरमीडिएट में अपीयर्ड हैं या अपीयरिंग होंगे वो पात्र नहीं होंगे, ठीक है। तो मतलब जिन्होंने जो इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली है, ठीक है, और अपनी आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली है, केवल वही लोग इसमें, वही पुरुष और महिलाएं इसमें पात्र होंगे। चलिए अधिमानी अर्हताएं इसमें, ठीक है, कुछ अधिमानी अर्हताएं भी होती हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि DOESCC का यानी या नीलिट सोसाइटी से कंप्यूटर में O लेवल का प्रमाण पत्र प्राप्त किया, ठीक है। दूसरा है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो। तीसरा है इसमें राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, यानी NCC का B प्रमाण पत्र किया। अब आयु संबंधी जानकारी दी है कि कितने आयु तक के लोग इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। भर्ती के लिए यह आवश्यक है पुरुष अभ्यर्थी ने 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, मतलब जुलाई 2023 में उसने कितनी, जुलाई 2023 में उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, ठीक है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर या अभी दिसंबर में करी तो वो उसके लिए पात्र नहीं होगा। कब होना चाहिए 18 वर्ष की आयु पूरी, 1 जुलाई 2023 को, ठीक है। और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, यानी 22 वर्ष पूरे उसने कंप्लीट ना किए हों, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2021 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी जिसका जन्म 2001 से पूर्व में हुआ है वो पात्र नहीं होगा, और जिसका जन्म 2005 के बाद हुआ है वो भी पात्र नहीं होगा। चलिए, लेकिन आगे कुछ छूट है, किसके लिए है वो, महिला अभ्यर्थी। महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या है, 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, मतलब ये पुरुषों के समान ही हैं, और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, यानी लड़कों के लिए थी हमारी यहाँ पे 22 वर्ष और यहाँ पे जो गर्ल्स हैं उनके लिए 25 वर्ष पूरे ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का ना हो, ठीक है। यानी 2 जुलाई 1998 से पूर्व महिला अभ्यर्थी का जन्म नहीं होना चाहिए, पूर्व का नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे कह रहे हैं, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, SC वर्ग के लिए, ST वर्ग के लिए और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, जो केवल यूपी के ही मूल निवासी हैं, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एतदर्थ प्रदत्त शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगी। यानी इनके जो आरक्षण के अनुसार इनको छूट दी जाती है वो इनके लिए इसमें दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, क्या कह रहा है आगे, ये कुछ चीज़ें हैं
कि कौन पात्र होगा कौन पात्र नहीं होगा। जैसे नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, ठीक है, और ना ही ऐसी महिला अभ्यर्थी भी पात्र होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। चलिए नेक्स्ट अब है हमारा, आगे क्या है, ये परीक्षा से संबंधित अपन के लिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्या? लिखित परीक्षा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा, ठीक है, परीक्षा कैसी होगी? ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, ठीक है, 300 नंबर की ये हमारी परीक्षा होगी, जिसमें समय अवधि 2 घंटे, टाइम कितना मिलेगा? 2 घंटे का होगा। इस लिखित परीक्षा में 4 विषय होंगे। 4 विषय कौन कौन से होंगे? पहला है सामान्य ज्ञान, ठीक है, दूसरा है सामान्य हिंदी, ठीक, ये, और तीसरा है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, ये मैथ रहेगी हमारी, और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, यानी ये हमारी रीजनिंग, ठीक है। तो 4 रहेंगे सब्जेक्ट हमारे, कौन कौन से? सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस, दूसरा हमारा हिंदी रहेगी, तीसरा रहेगा हमारा मैथ, और चौथा रहेगा हमारा क्या? रीजनिंग, ठीक है। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी, ठीक है। इस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न होंगे? 150, यानी 150 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए जाएंगे, ठीक है। सही उत्तर के लिए यानी 150 इंटू 2 बराबर पूर्णांक हो गया हमारा कितने का? 300 का हो गया, ठीक। इसके बाद आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 यानी 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। यानी 2 अंक का है, अगर एक गलत हो रहा तो उसमें 0.5 नंबर काट लिए जाएंगे, 1/4 की हमारी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक। बाकी परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी, ठीक है। बाकी जो जैसी चीज़ें होती हैं वो सब वही रहेंगी, ठीक। ये कह रहा है कि अगर लिखित परीक्षा 1 से अधिक पालियों में, ठीक है, या 1 से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ संचालित कराए जाने की दशा में ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के यानी प्रसामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन हेतु बोर्ड द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रकाशन या विषयक सूचना विज्ञप्ति ये यानी इसमें नॉर्मलाइजेशन भी अपना होगा, ठीक है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, और भी नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है हमारा, ठीक। तो मुख्य चीज़ ये है कि हमारा जल्द ही फॉर्म भरे जाएंगे, ये उसकी वेबसाइट है, ठीक है, uppbpb.gov.in पर, ठीक है। और शारीरिक क्षमता वगैरह उन सब के बारे में इस पे अपन को ये इस वेबसाइट पे पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक। ये कुछ हैं फिजिकल के लिए, हमारी फिजिकल के लिए क्या क्या चाहिए। फिजिकल में सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुष, ठीक है, यानी लड़कों के लिए क्या है, न्यूनतम ऊंचाई यानी हाइट है जो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। हाइट कितनी होनी चाहिए? 168। और जो अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी यानी ST वाले जो लड़के हैं उनके लिए कितनी होनी चाहिए? 160 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए इसके बाद चेस्ट की बात आती है यहाँ पे। सीना सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर, ठीक है,
ये 79 कैसा बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। यानी न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ठीक है, यानी सीना जो है हमारा न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। इसके बाद ये गर्ल्स के लिए है। गर्ल्स के लिए क्या है, सामान्य एवं हाइट कितनी चाहिए, सामान्य के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अनुसूचित जो जनजातियों की महिलाएं हैं उनके लिए कितना 140 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक, वजन का भी दिया है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम यानी कम से कम 40 किलो वजन होना अनिवार्य है। ठीक, कितना 40 किलो। चलिए आगे है, इसके बाद ये देखो कुछ फिजिकल में, अब ये दौड़ भी है, दौड़ के बारे में, रनिंग कितनी रहेगी हमारी ये भी है। अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। ठीक है, यानी अपन का एग्जाम क्रॉस हो गया और हाइट वगैरह इन सब में होने के बाद अपनी क्या होगी, ये शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो अहकारी प्रकृति की होगी इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में। ठीक है, पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर, ठीक, यानी 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, ठीक है, लगभग 5 किलोमीटर समझ लीजिए 25 मिनट में पूरी करनी है। और महिला अभ्यर्थियों होती यानी गर्ल्स के लिए 2.4 किलोमीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर का कितने में 14 मिनट में इनको पूरी करनी आवश्यक होगी। ठीक है, वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं अब भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी जो इस समय के अंतर्गत अपनी दौड़ पूरी नहीं कर पाते हैं वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे और उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, यानी वहीं से वो लोग बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी इसकी जानकारी और ये हम पूरा जो नोटिफिकेशन है आपको हम अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको उपलब्ध करा देंगे। और आप सभी से एक बार फिर से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद, और लग जाइए अपनी ज़बरदस्त तैयारी में और इनमें से इन पदों में से हमें अब एक नौकरी पक्की करनी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।